जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो दोस्त कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई इसी तरह चल रही होंगी। चलिए चलते हैं, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम चतुर्भुज चैप्टर को समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। अभी तक जो भी हमने प्रमेय देखा और उन प्रमेयों पर आधारित जो भी हमने अभी उदाहरण लगाया, उन सभी चीज़ों को हमने समझ रखे हैं। अब चलिए आगे चलते हैं, अपने प्रश्नावली को करते हैं, यानी 8.1 प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को देखेंगे एक एक कर। आइए चलते हैं। एक बार प्रश्नावली को आगे बढ़ने से पहले लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। चलिए आइए चलते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार पढ़ेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ आप पहले से प्रश्नावली के सभी क्वेश्चनों को एक बार कोशिश किए होंगे करने का। जहाँ पर चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी, एक बार फिर से आप देखेंगे और उन्हें समझने का कोशिश करेंगे। आइए चलिए चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि एक चतुर्भुज के कोण दिए हुए हैं कुछ अनुपातों में, 3:5, 5:9, 9:13। आप जानते हैं कि चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं। इन चारों कोणों को एक अनुपात में फिक्स, एक अनुपात में दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इन सभी कोणों का मान निकालें। तो आइए चलिए चलते हैं इन कोणों का मान निकालने। पहला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 5:9 कितना है, 3:5, 9:13। इस अनुपातों में यह चतुर्भुज के चारों कोणों को दिया हुआ है। ये ध्यान समझेंगे, ये अनुपात है। इसे नंबर में बदलने के लिए, यानी एक फिक्स नंबर में बदलने के लिए कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी एक नंबर, चर नंबर एक हम लेते हैं, मान लेते हैं और उसका मल्टीप्लिकेशन इनके साथ करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ये आप बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। चारों कोणों का योग क्या होता है दोस्त, 360 डिग्री होता है। इसके बारे में थोड़ा सा सिर्फ समझ लीजिएगा। जैसे कि एक कोई नंबर है, मान लेते हैं 20 और 25 है। इसे एक फिक्स किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे 5 से डिवाइड हो जाएगा। दोनों को, जो दोनों नंबरों, एक जो नंबर लेंगे वो इन दोनों नंबरों को साथ में डिवाइड करें, ये नहीं कि अलग अलग। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 और ये 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। अब यह ऐसा कोई नंबर नहीं है एक को छोड़ाकर कि यह दोनों एक साथ किसी से डिवाइड हो जाएं। तो यह क्या हो जाएंगे, यह एक अनुपात में आ जाते हैं। एक नंबर से डिवाइड किए थे, वो नंबर क्या है, x है। यानी कि अगर वो नंबर क्या है, 5 है। अगर यह नंबरों को इसमें और इसमें गुणा करेंगे तो वो एक्चुअल नंबर प्राप्त हो जाएगा। आइए गुणा कीजिए, 4×5 = 5 चौका 20 और 5 25। आप देख सकते हैं यह एक्चुअल नंबर आ गया। उसी प्रकार यह जो है, जिस प्रकार यह रेशियो में है, उसी प्रकार चतुर्भुज के यह चारों कोण क्या है, अनुपात में है। मान लेते हैं जिस प्रकार यहाँ पर एक नंबर था जो 5 गुणा किए दोनों से, तो यह एक्चुअल नंबर प्राप्त हो गया। मान लेते हैं वो x नंबर है। क्या नंबर है, वो नंबर क्या है, x है। x वह नंबर है जो इन सभी से गुणा करेंगे तो चतुर्भुज के सभी चारों कोणों का मान निकल कर आ जाएगा। किससे, x से। वह x एक नंबर, हम एक संख्या मान लेते हैं। चलिए अब आइए आगे। ये छोटा सा कंसेप्ट था, बस अनुपात से संबंधित था, बस आपके रिकॉल के लिए बता दिए। क्या करेंगे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। अब क्या करेंगे, इन सभी को एक से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इन सभी को क्या करेंगे, एक से गुणा करेंगे। तो 3x + 5x + 9x + 13x बराबर, अब ये चारों कोण होंगे। अब ये एक्चुअल नंबर हो गए, यह रियल में कितने कितने कोण होंगे, यह नंबर हो गए टोटल। अब ये किसके बराबर है, अगर इन चारों को हम जोड़ते हैं तो किसके बराबर निकलेगा, 360 के। अब इस आपस में इन सबको जोड़िए जरा, देखिए ये 8, 8, 9, 17, 17 और 13 कितना हो जाएगा, 30। यानी कि यह टोटल 30x आ जाएगा। और ये कितना, 360 डिग्री। यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं, 360 डिग्री बटा में 30, 0 कट जाएगा और ये 12×3
क्या हो जाएगा 36, यानी x का मान क्या निकल कर आ गया 12। अब समझिएगा, जो हम x माने थे, जो एक चर नंबर माने थे कि इस नंबर से इन सब रेशियो में गुणा करने पर, जिस प्रकार वहां पर एग्जाम्पल में हम बताए थे कि एक 5 है जो 4 और 5 में गुणा करने पर हमारा 20 और 25 एक्चुअल नंबर आ जा रहा है, वही x का मान निकल कर के आ गया 12। x का मान क्या निकल कर आ गया 12। और इस अब 12 को इन सभी नंबरों में चारों कोणों में गुणा करने में हमारा जो 20 और 25 आया था, यहाँ पर हमारा इन चतुर्भुजों के एक्चुअल कोण कितने होंगे वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आइए प्राप्त करते हैं। पहला क्या है 3x, 3x यानी कि 3 गुणे x का मान 12 निकल कर आया है, तो ये कितना हो जाएगा 12 3 36। दूसरा क्या है 5x, 5x 5 गुणे 12 कितना हो जाएगा 60। तीसरा क्या हो जाएगा 9x, 9x 9 गुणे 12 क्या हो जाएगा 108। चौथा क्या है 13x यानी 13 गुणे 12 बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 12 3 36, 3 12 3 15, यानी कि अब देखिए आपका एक एंगल एक एंगल एक एंगल, यानी ये चारों एंगल आपको निकल कर आ गए। इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे कोई भी इस तरह के, जरूरी नहीं है कि इसी पैटर्न पर आपके क्वेश्चन आए, उसमें आपको अलग अलग तरीके से दे सकता है, एक्स के फॉर्म में भी दे सकता है। मतलब एक थोड़ा एग्जाम्पल, ये आपका रहा प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन। जरूरी नहीं है कि आपको इसी रेशियो में आपको दे, आपको कुछ अलग फॉर्म में भी दे सकता है। जैसे आइए देखिएगा जरा, आप इसको इस प्रकार कर सकते हैं, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा दोस्त। आपको अलग रूप में भी दे सकता है, क्या दे सकता है उसमें बोलेगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान निकालें। उसमें दे देगा कि एक कोण 4x है, दूसरा कोण 3x है, एक 3x - 2 है और एक 4x + 4 है। बोल देगा कि ये 4 कोण हैं चतुर्भुज के और आपको क्या निकालना है, उनके प्रत्येक कोण निकालना है। तो सिंपल बात आप जानते हैं दोस्त कि यह एक कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, और चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। क्या होता है 300। इनको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, इनको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, और इनको जोड़ कर क्या x का एक मान निकाल लेंगे, x का मान निकालेंगे। और जब x का मान निकल कर आ जाएगा तो पहला एंगल x के जगह पर जो मान निकल कर आ जाएगा 4 गुणे x का जो मान निकल कर आएगा पहला एंगल, उसी प्रकार इसमें भी x का मान रख देंगे दूसरा एंगल, उसमें भी x का मान रख देंगे तीसरा एंगल, और इसमें भी x का मान निकाल देंगे चौथा एंगल। इस प्रकार आपको, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको आपके प्रश्न या बोर्ड एग्जाम में जो भी हो वहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी कि आपको सिंपल, अगर आपको चतुर्भुज के कोणों को मान निकालने के लिए दे रहा है तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है, और उसके अनुसार है, उस प्रश्न के अनुसार है वो क्या दे रहा है। अनुपात में भी दे सकता है, एक चर और अचर नंबरों के रूप में भी दे सकता है। ये आपका प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। चलिए आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जरा दूसरा क्वेश्चन देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिएगा, एक सेकंड दोस्त। चलिए आइए देखिए, कह रहा है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। हमारा कोई भी प्रश्न हो दोस्त, सबसे पहले हम यही सोचेंगे कि उसमें दिया क्या हुआ है और हमें प्राप्त क्या करना है, और दिया क्या हुआ है और प्राप्त क्या करना है, इन दोनों के बीच में जो भी हम कंसेप्ट पढ़े हैं उन सभी कंसेप्टों को अप्लाइड करेंगे। यानी उसमें उस सभी तथ्यों को, फैक्टों को लगाने का कोशिश करेंगे। जो तथ्य से बन जाएगा वो हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो आइए चलिए देखिए क्या कह रहा है। बोल रहा है दोस्त, आपके प्रश्न में 2 बातें दिया हुआ है और एक बात सिद्ध करना है, यानी एक बात को दर्शाना है। बोला है, हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं 8.1। एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं 8.1 कर रहे हैं। बोल रहा है दोस्त दिया क्या हुआ है, सबसे पहले आप यह लिखने का कोशिश करेंगे दिया क्या हुआ है। दिया हुआ है कि
कोई भी एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है लेकिन कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले चित्र बनाने का कोशिश करेंगे। इस तरह के प्रश्नों को आप जब अपने बोर्ड एग्जाम में बनाएं तो चित्र का उपयोग जरूर करें, नहीं तो उससे 1-2 नंबर एग्जामिनर चाहे तो अपने तरफ से काट सकता है। चलिए आइए सबसे पहले चित्र बनाएंगे। ये ए बी सी डी। अब देखिए उसने कोई प्रश्न में पी क्यू आर एस एम एन ओ पी ऐसा कुछ ए बी सी डी ऐसा कुछ नाम नहीं दिया हुआ है। वो सिंपल बोल दिया है कि एक चतुर्भुज है, और आप अपने से नामकरण दे सकते हैं, पी क्यू आर एस भी दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ए बी सी डी दे लीजिए, ये ज़्यादातर चलते हैं। दिया हुआ है, अगर आप ए बी सी डी नामकरण कर दिए हैं तो बोल रहा है कि ए बी सी डी जो एक चतुर्भुज है वो कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है दोस्त, समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी आपने चतुर्भुज बनाया लेकिन वह कैसा चतुर्भुज है, ध्यान से समझिएगा, समांतर चतुर्भुज है। उसके साथ और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि इनके विकर्ण जो हैं आपस में बराबर हैं। विकर्ण क्या है, आपस में बराबर हैं, विकर्ण बराबर है, क्या है, बराबर है। आइए विकर्ण बना लेते हैं। विकर्ण बना लेंगे इस प्रकार और ये इस प्रकार। विकर्ण बराबर होने का मतलब AC बराबर BD हो जाएगा। AC बराबर क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, AC बराबर BD हो जाएगा। दो बातें यही दिया हुआ है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और विकर्ण बराबर हैं। दर्शाना क्या है दोस्त, दर्शाना क्या है, दर्शाना क्या है, दर्शाना है कि ABCD एक आयत है। क्या है, एक आयत है। ABCD क्या है, एक आयत है, ये आपको दर्शाना है। यही आपके दो चीजें हैं। अब चलिए, अब इसे करने ABCD को हम आयत दर्शाएं तो हम चीज़ें को शुरुआत कैसे करेंगे, किस प्रकार हम सोचना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले आप यह समझ जाइए कि आपको दिया क्या हुआ है। ABCD समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज के प्रॉपर्टी आप समझ जाइए कि उनके आमने सामने यानी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं प्लस सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं। ये समांतर चतुर्भुज के क्या होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं, गुण होते हैं। और इसमें और दिया हुआ है कि विकर्ण क्या है, आपस में बराबर हैं। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। और आपको दर्शाना क्या है कि ABCD एक आयत है, तो आपको आयत की भी प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। आप सोच रहे हैं कि आयत की प्रॉपर्टी हमें मालूम ना हो, उसके बाद हम ये प्रश्न कर ले जाएं तो काफ़ी मुश्किलें होने वाली हैं। अब आयत की प्रॉपर्टी क्या है, आपको इतना मालूम होना चाहिए दोस्त कि आयत की प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी ये आता है कि आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। क्या होता है, आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। यानी कि ABCD को आयत सिद्ध करना है तो ABCD को समांतर चतुर्भुज होना चाहिए। इसने प्रश्न में पहले ही देकर रख दिया है कि ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो क्या हम समांतर चतुर्भुज प्रूफ करने जाएंगे, नहीं। अगर प्रश्न में बोल देता है कि ABCD या फिर कोई एक चतुर्भुज है, ध्यान से समझिएगा, अगर प्रश्न में बोल देता है कि सिर्फ क्या है, चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का कंसेप्ट या समांतर चतुर्भुज होने का दावा नहीं करता, तब आपको इस ABCD चतुर्भुज को सबसे पहले आपको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना पड़ता। क्या करना पड़ता, समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना पड़ता। परंतु इसमें पहले ही कह दिया है कि ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमारा पहला प्रॉपर्टी मिल गया है, हमारे पास है, कोई समस्या नहीं। अब आयत की दूसरी प्रॉपर्टी कि उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की भी क्या होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगे। ये भी हमारा प्रॉपर्टी पहले से ही दिया हुआ है। अब आता है तीसरी प्रॉपर्टी आयत की। तीसरी प्रॉपर्टी आयत की और मेन प्रॉपर्टी है, वो क्या कहता है कि कोई भी चतुर्भुज समांतर हो, उनके सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हो, प्लस उसके साथ उसके प्रत्येक एंगल 90 डिग्री के हों। कितने, 90 डिग्री के हों, तो वह क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या कहीं भी प्रश्न में बोला है कि इस समांतर चतुर्भुज के सभी एंगल, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री के हैं, नहीं बोला है। और वही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। और जब वही सिद्ध कर देंगे तो ABCD क्या हो जाएगा, एक आयत हो जाएगा। तो आइए जरा ध्यान से समझिएगा। अब हमको सिद्ध क्या करना है कि एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D कितना होना चाहिए, 90 डिग्री।
ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्यों ये सिद्ध करना है? क्यों? क्योंकि हमको सर 3 प्रॉपर्टी जो है हमको पहले ही से इसमें दिया हुआ है, बस बची हुई एक ही प्रॉपर्टी है जो 90 डिग्री की है, वो हमको सिद्ध करना है। तो आइए, हमारा कारोबार सब निष्कर्ष इस बात पर निर्णय करता है, हमको अंततः यहाँ पहुँचना है कि इसके सभी एंगलों को 90 डिग्री सिद्ध करना है। ये हुआ सोचने का, करने का पहला स्टेप। अब 90 डिग्री कैसे होगा, अब ये दूसरा स्टेप है। अब जरा ध्यान समझिएगा, अगर हम किसी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर देते हैं, किसी भी एक एंगल को प्रूफ करेंगे आगे, लेकिन हम मान लेते हैं कि अगर एक एंगल को हम 90 डिग्री प्रूफ कर देते हैं, तो समझिएगा जरा ध्यान से, यह एक समांतर चतुर्भुज है, तो क्या AD और BC समांतर होंगे, AB और CD समांतर होंगे। और आप जानते हैं कि कोई भी दो रेखा समांतर होती हैं और एक तीसरी रेखा उसको कट करती है, तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, आप पहले से जानते हैं। अब जब हम यह 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे तो जरा समझिएगा कि क्या यह भी 90 डिग्री हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। क्यों? क्योंकि यह दोनों का योग 180 होगा, जिसमें से यह 90 है, तो यह अपने आप 90 हो जाएगा। उसी प्रकार ये भी दोनों एक ही ओर के अंतःकोणों का निर्माण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि AB और CD पैरेलल हैं और BC इसको कट कर रहा है, तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 होता है। अब यह 90 डिग्री, तो यह भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। उसी प्रकार ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी एक ही ओर के अंतःकोण है, इस वजह से यह 90, तो यह भी कितना? 90। मतलब कि अगर किसी एक एंगल को ABCD में से कोई भी एक एंगल को अगर हम 90 डिग्री प्रूफ कर देते हैं, तो चारों के चारों एंगल किस प्रकार 90 डिग्री हो जाएंगे, आप ये बात समझ गए। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम किसी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करने जा रहे हैं। अब आइए, यहां से आपका में लड़ाई शुरू होता है। 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्त? ध्यान से समझिएगा। हमें दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, दो ट्रायंगलों को सबसे पहले सर्वांगसम करना होगा। इसमें तो हालांकि आपको अपने आवश्यकता के अनुसार ट्रायंगल को लेना है, कोई भी उठाकर ट्रायंगल नहीं ले लेना है। वह ट्रायंगल कौन ले रहे हैं, कौन दो ट्रायंगल को सर्वांगसम करना है, क्यों वही ट्रायंगल को, ये सब बातें बताएंगे। जरा गौर से ध्यान से देखिएगा। हम ले रहे हैं पहले ट्रायंगल ABC, और इस ट्रायंगल को ABC ट्रायंगल को हम सिद्ध क्या करने जा रहे हैं? सर्वांगसम। किसके साथ? किस ट्रायंगल के साथ? DCB के साथ। किसके साथ? DCB के साथ हम क्या करने जा रहे हैं? सर्वांगसम प्रूफ करने जा रहे हैं। आपने यही ट्रायंगल क्यों लिया? सर जरा ध्यान से समझिएगा। पहले ABC ट्रायंगल देखिए, ABC ट्रायंगल देख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहा होगा, कोई समस्या नहीं। गौर कीजिएगा B ट्रायंगल पे, गौर कीजिएगा किस पे? B ट्रायंगल पे। किस पे? B ट्रायंगल पे। ABC गौर किस पे करेंगे? B ट्रायंगल पे। दूसरा ट्रायंगल क्या लिए हैं? DCB। क्या लिए हैं? DCB। अब इसमें गौर कीजिएगा C ट्रायंगल पे। अब जरा ध्यान से देखिए, ABC में B पूरा एक एंगल है, B। लेकिन A में देखेंगे तो सिर्फ ये वाला पार्ट है। ABC में सिर्फ A का ये वाला भाग आ रहा है, C का सिर्फ ये वाला भाग आ रहा है, लेकिन B क्या आ रहा है? पूरा अपना एंगल आ जा रहा है इस चतुर्भुज के अंतर्गत। उसी प्रकार आप DCB में देखेंगे तो C भी क्या आ जा रहा है? पूरा एंगल आ जा रहा है। और आप पहले से भी जानते हैं कि सर्वांगसम को ध्यानपूर्वक नामकरण किया जाता है। अगर नामकरण सही नहीं रहा तो सब डूब जाएगा। आइए देखिए, ABCDCB, आप ये नामकरण कैसे किए हैं सर? आप ABC, आप यहाँ पर BCD क्यों नहीं लिख दिए, या आपने CBD क्यों नहीं लिख दिए? इसलिए नहीं लिख दिए दोस्त। क्यों? क्योंकि ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज़ बताते चल रहे हैं दोस्त, ताकि आपको समस्या ना हो। इसलिए नहीं लिए हैं दोस्त क्योंकि B एंगल पूरा है, दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं, उसमें पूरा वाला एंगल देंगे। कौन सा एंगल ले रहे हैं? ये ट्रायंगल ले रहे हैं, इसमें पूरा वाला एंगल क्या है? C। तो C, B का जो स्थान है बीच में, C का भी वही स्थान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वही स्थान होना चाहिए। अब A और D और B बचता है। A के साथ ये वाला एंगल, इसके सम्मुख एंगल लेंगे, ये यहाँ से लेंगे, और उसके बाद जो बच गया C। इस प्रकार इन दोनों ट्रायंगलों को क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले सर्वांगसम करना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा,
सर्वांगसम हम करते हैं, क्या करते हैं, सर्वांगसम करते हैं, तो अभी करेंगे उसकी एक स्टेप आगे आपको थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आप कंफर्म हो जाएंगे क्यों आप ये ट्रायंगल लेकर आप क्यों करना चाहते हैं। ध्यान समझिएगा, जब आप सर्वांगसम इन दोनों ट्रायंगल को कर देंगे तो बी और सी क्या सीपीसीटी के अनुसार एंगल बराबर हो जाएंगे। गौर से समझिएगा, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। हम इन दोनों ट्रायंगलों को इसलिए ले रहे हैं दोस्त, क्यों, क्योंकि इसमें बी एंगल पूरा है, चतुर्भुज के अंतर्गत बी एंगल क्या है, पूरा है, इसमें क्या है, सी एंगल पूरा है। और जब हम सीपीसीटी लिखेंगे, जब इन ट्रायंगलों को सर्वांगसम कर देंगे तो सीपीसीटी लिखेंगे तो क्या एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा, क्योंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि संगत कोण बराबर होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल बी और एंगल सी क्या होंगे, आपस में बराबर। अब ध्यान समझिएगा, एंगल बी एंगल सी आपस में बराबर, एंगल बी एंगल सी आपस में बराबर, यानी कि सीपीसीटी के अनुसार। ध्यान से एक स्टेप पहले बता रहे हैं, ये कैसे सर्वांगसम होंगे ये बात की बातें हैं, लेकिन उसके बाद की बातें हम यहां पर क्लियर कर देना चाहते हैं। ध्यान समझिएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी सीपीसीटी के अनुसार निकल कर आ जाएगा। किसके अनुसार, सीपीसीटी के अनुसार। किसके अनुसार दोस्त, सीपीसीटी के अनुसार। क्या आपको यहां तक समझ में आ रहा है, बिल्कुल, क्योंकि एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। बी एंगल सी सीपीसीटी के अनुसार क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। कब, जब इसको हम सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे तब। कैसे होगा बताएंगे। जब बी और सी आपस में बराबर, तो ध्यान से समझिएगा, क्या बी एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। कोई समस्या यहां पर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक ही ओर के अंतःकोण होंगे, एक ही ओर के क्या होंगे, अंतःकोण। कैसे होंगे, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, और बी सी इसको क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। जब BC प्रतिच्छेद कर रहा है तो एक ही ओर के जो अंतःकोण हैं उनका योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो B और C 180 डिग्री। B किसके बराबर है, C के। तो क्या B के जगह पर एंगल C प्लस एंगल C और 180 डिग्री, क्या यह 2 एंगल C हो जाएगा और यह 180 डिग्री। क्या यहाँ पर एंगल C निकलकर 90 डिग्री आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यानी कि एंगल C हम क्या सिद्ध कर दिए, 90 डिग्री। और हमने आपको शुरुआत में ही बताया है दोस्त कि किस प्रकार एक एंगल सिर्फ 90 डिग्री सिद्ध कर देते हैं तो बाकी सभी कितना हो जाएंगे, बाकी सभी कितना हो जाएंगे, 90 डिग्री। बाकी कितना हो जाएंगे, 90 डिग्री। तो हमने एक एंगल क्या कर दिया है, सिद्ध कर दिया, कितना होंगे, 90 डिग्री। अब बाकी सभी एंगल क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। और ये सभी एंगल 90 डिग्री हो गए तो यह ABCD क्या हो जाएगा, एक आयत। क्या हो जाएगा, एक आयत। ये रहा कंक्लूजन। परंतु एक स्टेप बीच में हमने आपको नहीं बताया। क्या नहीं बताया, कि ये सर्वांगसम कैसे होंगे। अब आइए इस पर समझते हैं सर्वांगसम कैसे होंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, सर्वांगसम कैसे होंगे। सर्वांगसम करने का वही अपना रूल है, यस ए यस या ए यस ए रूल, वही है। RHS जो भी है, SS SS, यही 4 रूल हैं, इसके अलावा कोई रूल नहीं है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ABC में क्या हम AB बराबर CD या DC लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई समस्या नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यह चीज़ दिया हुआ है। क्यों, यह चीज़ दिया हुआ है। आप कहेंगे कहाँ लिखे हैं सर, कहाँ दिया हुआ है, तो हम आपको बोलेंगे क्योंकि यह समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, AB बराबर CD हो जाएंगी। उसके बाद क्या आप AC बराबर BD लिख सकते हैं, AC बराबर BD लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्यों, क्योंकि यह चीज़ दिया हुआ है। यह चीज़ क्या है, दिया हुआ है। अब जरा गौर से देखिएगा, अब जरा गौर से ध्यान से देखिएगा दोस्त। अब ABCD ACBD दोनों बराबर हो गए, तो क्या अब आपको BC दोनों में कॉमन लग रहा है। ध्यान से देखिएगा, क्या BC कॉमन लग रहा है, बिल्कुल लग रहा होगा सर। देखिए देखिए, ये नामकरण बहुत ध्यान से करना है दोस्त। अगर नामकरण नहीं किया ना ध्यान से तो सब बराबर हो, सब लुटिया डूब जाएगा। क्यों, क्योंकि आप देखिए, अगर इसका अंतिम 2 साइड ले रहे हैं तो इसका भी आपको अंतिम 2 ही साइड लेना पड़ेगा। अगर इस दोनों का आरी वाला ले रहे हैं तो ये दोनों का ही आरी वाला लेना पड़ेगा। यानी नामकरण को ध्यानपूर्वक कीजिएगा। अब देखिए क्या हो गया, BC। अब इसलिए लिख सकते हैं SSS सर्वांग समता, SSS सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, यह ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम।
और इसके आगे की कहानी हम आपको बता दिए हैं। जब ये सर्वांग सम हो जाएंगे तो एंगल बी और एंगल सी क्या हो जाएंगे, सीपी सीटी के अनुसार बराबर। बाकी आप ये आगे समझ चुके हैं। चलिए, आई थिंक आशा करता हूँ कि आप प्रश्न 2 को अच्छे पूर्वक आसानी से समझ गए होंगे। ये सर्वांग सम हो गया एस 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 रूल से, और सीपी सीटी के अनुसार बीसी बराबर, और बीसी बीसी दोनों बराबर, बीसी प्लस एंगल को जोड़ेंगे तो 180 होगा, दोनों बराबर, तो एंगल सी 90 डिग्री और एक एंगल 90 डिग्री, तो बाकी सभी एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। चलिए आइए चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। जरा थर्ड क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने का कोशिश करेंगे दोस्त। सबसे पहले आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसमें यह अपने दिमाग में रख लीजिए कि क्या दिया हुआ है, या फिर आप अपने कॉपी पर लिख लें उस चीज़ को कि हाँ सर क्वेश्चन थर्ड यह चीज़ दिया हुआ है, और उसके बाद आप यह लिख लें कि क्या हमें दर्शाना है। यह भी आप कॉपी पर लिख लें, क्या हमें दर्शाना है। लिख लिए। ये लिखने के बाद अब साइड में थोड़ा रफ टाइप का लाइन खींच लीजिए, मतलब आप जैसे इसे कर रहे हो तो साइड में ऐसा रफ खींच लीजिए, साइड में, पेज के साइड में। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, मतलब क्या क्या दिया हुआ है, कि मतलब कि आपको कौन सी आकृति के बारे में कमेंट कर रहा है, वर्ग आयत जो भी हो उसकी प्रॉपर्टी क्या आपको मालूम है पहले से, आप ये देख लीजिए। एक सेकंड दोस्त, ये बार बार हो जा रहा है। एक सेकंड। चलिए, थोड़ा लाइट का कनेक्शन इधर उधर हो जा रहा है। चलिए आइए देखिएगा तीसरा क्या कह रहा है। कह रहा है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक सम चतुर्भुज होगा। चलिए आइए तीसरा देखेंगे। तीसरा क्या कह रहा है दोस्त, बोल रहा है कि एक चतुर्भुज दिया हुआ है, गौर से सावधान रहिएगा। पहले वाले क्वेश्चन में समांतर चतुर्भुज दिया था, इसमें सिर्फ और सिर्फ चतुर्भुज दिया हुआ है, यानी कि उसके कहने का सिंपल मतलब है कि 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति हम सिर्फ आपको दिए हैं, इसके अलावा हम आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं। और आगे क्या बोल रहे हैं आप ध्यान से पढ़िए। बोल रहा है कि दर्शाइए कि एक चतुर्भुज, पहले क्या करेंगे, एक चतुर्भुज का निर्माण कर लेंगे। नामकरण नहीं दिया हुआ है तो आप अपने से नामकरण करेंगे। P Q R S, जरा समझिएगा। P Q R S हम अपने से क्या कर लिए हैं, नामकरण कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं, हम अपने से नामकरण कर लिए हैं P Q R S। क्यों, क्योंकि इसमें दिया नहीं हुआ। अब बोल रहा है कि एक चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज हम बना लिए। बोल रहा है कि इनके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं इस प्रकार, एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं परंतु समकोण पे। किस पे, समकोण पे। किस पे, समकोण पे। किस पे, समकोण पे। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि एक दूसरे को समद्विभाजित करने का मतलब एक दूसरे को बराबर भागों में बांट रहे हैं, एक दूसरे को बराबर भागों में बांट रहे हैं। बोल रहा है कि समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं, तो आप इससे साबित कीजिए कि यह समचतुर्भुज होगा। क्या होगा, समचतुर्भुज। सबसे पहले क्या करेंगे, क्या दिया हुआ है ये लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है P Q R S, ये हम अपने से लिखे हैं। आप ABCD भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। P Q R S एक क्या है, चतुर्भुज है। क्या है, एक चतुर्भुज है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इनके विकर्ण क्या कर रहे हैं, लंब समद्विभाजित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। विकर्ण क्या कर रहे हैं, लंब समद्विभाजित कर रहे हैं।
विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, लंब समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी कि इसको हम पॉइंट ओ नाम दे देते हैं। यानी कि जो ओ क्यू है, ओ आर है, ओ एस है और ओ पी है, यह किस पर, एक यहाँ पर जब पढ़ रहे हैं रेखा पर तो वह 90 डिग्री का निर्माण कर रहे हैं। ये चीज़ें दिया हुआ है, दर्शाना क्या है, दर्शाइए कि पी क्यू आर एस एक क्या है, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। पी क्यू आर एस क्या है, एक समचतुर्भुज है। मतलब अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पी क्यू आर एस को समचतुर्भुज सिद्ध करना है। अब आपको समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए दोस्त। अगर ये चीज़ नहीं मालूम है तो फिर समस्या हो सकता है। यानी कि समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी आपको कैसे भी जानकारी होगा तभी यह क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। चलिए आइए समझिएगा जरा। बोला है चतुर्भुज है सिंपल, आप देख सकते हैं इनके लंब समद्विभाजित हो रहे हैं, इनके विकर्ण। बोल रहा है समचतुर्भुज सदिश। आप जानते हैं समचतुर्भुज क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं। क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो आपका पहला काम क्या होगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि आयत सिद्ध करना था, और आयत को आप जानते थे कि वो समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो उसमें प्रश्न में दे दिया था पहले ही से कि वो समांतर चतुर्भुज हैं। क्या इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है पहले से कि जो चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज है? नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहला आप काम क्या करेंगे, इसे समांतर चतुर्भुज होने का दावा करेंगे। अब जरा ध्यान से समझिएगा, पी क्यू आर एस को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, दो ट्रायंगल देंगे, ये दो ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, नामकरण लिखेंगे, ट्रायंगल पी ओ एस। क्या, ट्रायंगल पी ओ एस सर्वांगसम करेंगे ट्रायंगल आर ओ क्यू से। किससे, आर ओ क्यू से। अगर आप सर्वांगसम कर ले जाते हैं तो जरा ध्यान से देखिएगा दोस्त, सर्वांगसम आप कर ले जाते हैं तो क्या हमारा यह एंगल और यह एंगल आपस में बराबर, उसी प्रकार यह एंगल और यह एंगल आपस में बराबर। जब यह एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे सर, जब यह एंगल आप आपस में बराबर कर देंगे, कौन सा एंगल दोस्त, जब यह दोनों ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे तो इसका सीपीसीटी के अनुसार यह एंगल इसके बराबर, यह एंगल इसके बराबर निकल कर आ जाएगा। जब आप यह सीपीसीटी के अनुसार यह एंगल बराबर कर ले जाते हैं तो इससे क्या होगा सर, इससे यह होगा कि यह एंगल अंतः एकांतर कोण है। क्या है, अंतः एकांतर कोण है। जब यह अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे तो यह और यह साइड क्या हो जाएंगे, समांतर। उसी प्रकार आप देखेंगे जरा, यह एंगल आपका इससे बराबर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यह आपका समांतर चतुर्भुज। उसी प्रकार अगर आप यह थर्ड और फोर्थ को भी बराबर कर लेते हैं, करना नहीं है, सिर्फ एक को करना है, बाकी सबको ऊपर लिख कर दिखा देना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। यह भी समांतर कर ले जाते हैं तो इसका जो यह एंगल होगा और इसका जो यह एंगल होगा आपस में क्या होगा, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, सीपीसीटी के अनुसार। यह दोनों अगर आप सर्वांगसम कर ले जाते हैं तब वैसे ही सर्वांगसम होगा जिससे ये दोनों सर्वांगसम होते हैं। तो यह एंगल और यह एंगल आपस में अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर, तो यह साइड और यह साइड आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर। और इस प्रकार आपने देखा यह साइड यह साइड यह साइड यह साइड आपस में समांतर, तो पी क्यू आर एस एक क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज। क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज। आइए करते हैं कैसे होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। अब पी ओ एस देखिएगा, पी ओ एस और आर ओ क्यू में क्या एंगल हम लिख सकते हैं, पी ओ एस बराबर होगा आर ओ क्यू के शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। यह एंगल और यह एंगल आपस में बराबर। क्या हम और क्या लिख सकते हैं, क्या हम ओ पी बराबर ओ आर और ओ एस बराबर ओ क्यू लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्यों, क्योंकि यह चीज़ दिया हुआ है। यह चीज़ क्या है, दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, एक चतुर्भुज विकर्ण क्या करते हैं, लंब समद्विभाजक। क्या करते हैं, लंब समद्विभाजक। क्या करते हैं, लंब समद्विभाजक, यानी समद्विभाजित करते हैं। इसलिए ट्रायंगल पी ओ एस सर्वांगसम होगा ट्रायंगल आर ओ क्यू के।
तो CPCT के अनुसार, किसके अनुसार? CPCT के अनुसार कौन सा एंगल? एंगल SPO बराबर होगा एंगल QRO के। और जब यह दोनों एंगल, कौन सा एंगल? SPO, ये एंगल और इस एंगल के बराबर होगा, क्या होगा? बराबर होगा। जब बराबर होगा तो ये है एकांतर कोण। क्या है? क्या है? अंतः एकांतर कोण। क्या है दोस्त? ये है अंतः एकांतर कोण। ये क्या है? अंतः एकांतर कोण। और जब अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं तो यानी यस और ये बराबर, तो यह और यह आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल। PS पैरेलल QR। क्या हो जाएगा? PS पैरेलल QR। PS पैरेलल QR। अब उसी प्रकार थर्ड और फोर्थ को भी आपको सर्वांगसम करना होगा, पर करना नहीं है। एक कर दिए, उसके आगे क्या लिखेंगे? उपर्युक्त क्रिया विधि से क्या हो जाएगा? PQ पैरेलल SR। PQ पैरेलल SR, PQ पैरेलल SR, दो चीजें आपको निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया दोस्त? एक आपने सिर्फ दिखा दिया, तो उपयुक्त क्रिया विधि यानी जो क्रिया इसमें अपनाए उसी वही क्रिया विधि इसमें और इसमें अपनाएंगे तो आपको कैसे? ये एंगल और यह साइड इसके बराबर, यह साइड इसके बराबर। तो CPCT के अनुसार कौन से ये प्रोसेस के थ्रू बराबर सर्वांगसम हुए हैं दोस्त? तो ये आपके हुए हैं यस ए यस नियम से। यस ए यस, डबल एस और ए एक कोण, इस नियम से क्या हो गए हैं? सर्वांगसम हो गए हैं। तो उसी प्रकार ये थर्ड और फोर्थ भी सर्वांगसम हो जाएंगे। तो क्या निकल कर आ जाएगा? PQ पैरेलल SR। PQ पैरेलल SR यानी कि दो सम्मुख भुजाएं आपस में क्या हो गई? समांतर होंगी। क्या हो गई? समांतर होगी। ये देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। अब आइए आगे प्रोसेस चलते हैं। ये हमारा समचतुर्भुज का एक कंडीशन क्या होता है? वो समांतर चतुर्भुज भी होता है। तो सबसे पहले हमने इसको क्या किया? समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया। अब क्या करना है? अब आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज, जो समचतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज होता है प्लस इसके अलावा उनके चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और आप ये बात जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। लेकिन समचतुर्भुज में जो सभी भुजाएं होती हैं वो सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यानी कि यह भुजा इसके बराबर है, यह भुजा इसके बराबर है, लेकिन आपको सिद्ध करना है यह भुजा इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर। जब यह भुजा इसके बराबर सिद्ध कर देंगे तो सेम उसी प्रकार यह भुजा इसके बराबर हो जाएगा और यह भुजा यानी सब भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। जरा आइए चलिए चलते हैं। ये आपका समचतुर्भुज का एक प्रॉपर्टी सिद्ध हो गया। चलिए ये आपको दिखाना पड़ेगा दोस्त, तभी तो क्लियर होगा कि यह समांतर चतुर्भुज है या नहीं है। चलिए अब आइए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट पे। अब क्या करना है? इन सभी भुजाओं को आपस में बराबर करना है। क्या करना? सभी भुजाओं को आपस में बराबर करना है। तो इसमें भी दो ट्रायंगलों को क्या करेंगे? सर्वांगसम करेंगे। दो ट्रायंगलों को सर्वांगसम करेंगे तभी तो उनके भुजाएं बराबर होंगे आपस में। दो ट्रायंगल कौन सा? तीसरा और दूसरा, तीसरा और दूसरा, तीसरा और दूसरा। यानी कि तीसरा और दूसरा क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगलों को हम आपस में सर्वांगसम करेंगे तो यह इसके बराबर आ जाएगा, यह वाला इसके बराबर। या फिर आप पहला और चौथा को भी कर सकते हैं, पहला और चौथा को भी कर सकते हैं। जब पहला और चौथा को करेंगे सर्वांगसम तो यह भुजा इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर। कोई भी दो त्रिभुज लेना है जो सटे हों। क्या हों? सटे हों। चलिए आइए क्या लेंगे? ट्रायंगल POQ सर्वांगसम होगा। ट्रायंगल किसके सर्वांगसम होगा? ट्रायंगल ROQ के। किसके? ROQ के। अगर ये सर्वांगसम कर जाते हैं तो CPCT के अनुसार हो जाएगा। चलिए कैसे होगा जरा ध्यान से देखिएगा। ये वाला भुजा इसके बराबर, यह भुजा कॉमन, यह एंगल 90, यह एंगल 90, तो हो जाएगा बिल्कुल यस ए यस से। आइए देखिए क्या लिखेंगे? PO बराबर होगा RO के। बिल्कुल कैसे बराबर होगा? ये चीज़ दिया हुआ है कि इनके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। उसके बाद आपको OQ उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ।
क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। उसके बाद एंगल देखिए जरा, पी ओ क्यू बराबर होगा एंगल आर ओ क्यू के, और दोनों 90 डिग्री होंगे। क्या होंगे, 90 डिग्री, और ये चीज़ दिया हुआ है आपको, ये चीज़ क्या है, दिया हुआ है, ये चीज़ क्या है, दिया हुआ है। इसलिए क्या लिख सकते हैं, इसलिए ट्रायंगल पी ओ क्यू सर्वांगसम होगा ट्रायंगल आर ओ क्यू के, और जब यह सर्वांगसम होगा किसके अनुसार, यस ए यस के कारण, यस यस और यह ए हो जाएगा, तो यस ए यस के कारण क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। और जब सर्वांगसम हो जाएगा दोस्त, जब सर्वांगसम हो जाएगा तो CP/CT के अनुसार, किसके अनुसार, CP/CT के अनुसार क्या हम PQ, क्या हम PQ RQ को आपस में क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। यानी कि यह साइड और यह साइड आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यह साइड इसके बराबर, यानी यह साइड आपको आ गया। अब ध्यान समझिएगा, QR किसके बराबर है, PS के। उसके बाद PQ किसके बराबर है, SR के। तो इसलिए क्या लिख सकते हैं, PS बराबर है QR के। ध्यान से समझिएगा, क्या हम लिख सकते हैं, PQ किसके बराबर हो गया, QR के, और QR किसके बराबर है, PS के, तो PS लिख दिए। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, PQ बराबर है SR के और QR बराबर है PS के, तो PQ के जगह क्या SR लिख सकते हैं, ये दूसरा और ये तीसरा। क्या करना है, दूसरा और तीसरा को फर्स्ट में क्या करेंगे, रखेंगे। तो देखिए PQ की जगह क्या लिख सकते हैं, PQ की जगह SR, और QR के जगह यानी RQ के जगह क्या लिख सकते हैं, PS, और ये फाइनल हो गया। क्या हो गया दोस्त, जरा ध्यान से समझिएगा, PQ RQ के बराबर, PQ RQ के बराबर, SR किसके बराबर, PS के बराबर। इसलिए चारों भुजाएं आपस में क्या हो गई, चारों भुजाएं बराबर, क्या हो गई, चारों भुजाएं बराबर, आपस में चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। और आप जानते हैं कि समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। हमने पहला पॉइंट में उसको सिद्ध किया किस प्रकार समांतर चतुर्भुज होगा। दूसरा पॉइंट कि समचतुर्भुज के सभी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कि यह इसके बराबर तो है, यह इसके बराबर पहले ही से है, तो हमको बस यह और इसके बराबर क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हमने क्या कर दिया, RQ PQ के बराबर, RQ PQ के बराबर, और यहीं से क्या हो जाएगा कि आपस में सभी चारों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर, आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, PQ बराबर RQ बराबर SR बराबर PS, ये सभी चारों भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर होंगे। और इस प्रकार आपका थर्ड प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर इसके आगे के प्रश्नों को समझेंगे और करेंगे। मिलते हैं, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।